रोहिंग्या इस्लाम को मानने वाला मुस्लिम समूह है जो पश्चिम म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते हैं। पीढ़ियों से म्यांमार में रहने के बावजूद उन्हें नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती। अवैध घुसपैठियों में बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम शामिल हैं। बांग्लादेश प्रकरण से पहले से ही देश में रोहिंग्याओं का मुद्दा कई बार जोर पकड़ चुका है। मित्रों, इन रोहिंग्याज के पाकिस्तानी आतंकी संगठनों और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों के साथ संबंध थे। इस आतंकी संगठन ने हिंदू महिलाओं और बच्चों सहित 99 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। दोस्तों, इस तरह हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम भारत में प्रवेश करने लगे। वे लोग उन जंगली इलाकों से प्रवेश कर रहे थे जहां बॉर्डर खुला हुआ है। भारत की सीमा में घुस आए रोहिंग्या ऐसे तो देश भर में फैले, परंतु मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और झारखंड जैसे राज्यों में बसाए गए। स्थानीय मुस्लिम न केवल उनके रहने का इंतजाम करते हैं बल्कि फेक डॉक्यूमेंट बनवाकर भारत की नागरिकता हासिल करने में भी मदद करते हैं। इससे तेजी के साथ एक हिंदू बहुल क्षेत्र में डेमोग्राफी बदलने लगती है। उत्तर प्रदेश में 8 जुलाई 2023 तक 9000 से अधिक रोहिंग्याओं के अवैध रूप से रहने का अनुमान है। वहीं पश्चिम बंगाल रोहिंग्याओं के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगार है। यह स्थानीय मुस्लिमों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं क्योंकि रोहिंग्या बांग्ला बोलते हैं। दूसरी बात, यहाँ की ममता सरकार मुस्लिमों पर विशेष मेहरबान रहती है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुस्लिम अपने देश के हैं या विदेशी, वे पीड़ित हैं या अपराधी। उन्हें केवल वोट बैंक नजर आता है जिसका फायदा रोहिंग्या मुस्लिम उठाते हैं। 1951 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी 78.45% थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 70.54% रह गई। जिशान और उसके साथी रायबरेली और उसके आसपास बसने वाले हजारों संदिग्ध रोहिंग्याओं के लिए 19,000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना चुके थे। स्थानीय लोगों के अनुसार इन दोनों ने अब तक 60 से 70 हजार फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हैं। जहां भी रोहिंग्या बसे हुए हैं उन राज्यों में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं। गरीबी और बेरोजगारी के कारण ये लोग अक्सर स्थानीय मुस्लिम अपराधियों के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। जनवरी 2024 में हरियाणा के नूह से 3 रोहिंग्याओं को 2 लड़कियों की तस्करी और रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कई राज्यों में रोहिंग्या आबादी चोरी और हिंसा जैसे छोटे मोटे अपराधों के साथ साथ बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में भी शामिल रहे हैं। रोहिंग्या मुस्लिमों की बढ़ती संख्या आम लोगों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जिसका उपचार समय पर नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और आप देख रहे हैं सैफरन इनसाइट। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हुई हिंसा धीरे धीरे हिंदू विरोधी हिंसा बनती चली गई। प्रदर्शनकारियों के रूप में घूम रहे कट्टरपंथी इस्लामवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाना आरंभ कर दिया। कई दिनों तक बांग्लादेश से हिंदू विरोधी हिंसा, रक्तपात और रेप के समाचार आने के बाद देश के लोगों में घुसपैठियों को लेकर आक्रोश बढ़ने लगा। अवैध घुसपैठियों में बांग्लादेशी मुस्लिम और रोहिंग्या मुस्लिम शामिल हैं। बांग्लादेश प्रकरण से पहले से ही देश में रोहिंग्याओं का मुद्दा कई बार जोर पकड़ चुका है। सरकार की तरफ से भी कई बार यह कहा गया है कि रोहिंग्या इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मित्रों, क्या सचमुच रोहिंग्या हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है या इसे लेकर केवल राजनीति होती है? चलिए तथ्यों के आधार पर इसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कौन है रोहिंग्या मुस्लिम। रोहिंग्या इस्लाम को मानने वाला मुस्लिम समूह है जो पश्चिम म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते हैं। पीढ़ियों से म्यांमार में रहने के बावजूद उन्हें नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है क्योंकि देश का मानना है कि वे औपनिवेशिक शासन के दौरान, यानी जब इस पूरे क्षेत्र पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तब वे कहीं से पलायन करके आए हुए थे। म्यांमार के 1982 के नागरिकता कानून के अनुसार रोहिंग्या केवल तभी पूर्ण नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं जब वे यह साबित करें कि उनके पूर्वज 1823 से पहले से देश में रहते थे। जब तक वे यह सिद्ध नहीं करते तब तक उनको विदेशी निवासी यानी रेसिडेंट फॉरेनर्स या एसोसिएट सिटीजन्स के रूप में चिन्हित करके वहां रहने की अनुमति दी जाती है। व्यक्ति के माता अथवा पिता में कोई एक म्यांमार का नागरिक हो तो भी उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती। अर्थात लंबे समय से रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार में बिना पूर्ण नागरिकता के रह रहे थे, लेकिन वे यूं ही शांति से नहीं रह रहे थे। मित्रों, इन रोहिंग्याज के पाकिस्तानी आतंकी संगठनों और इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों के साथ संबंध थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना आतंकवादी समूह अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी यानी ARSA भी बना लिया था। यह समूह पाकिस्तान और IS के संपर्क में था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी ने रखाइन में हिंदू गांवों और बस्तियों को निशाना बनाया। इस आतंकी संगठन ने हिंदू महिलाओं और बच्चों सहित 99 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। रोहिंग्याओं के इस कायरतापूर्ण कृत्य के लिए एक भी सच्चा हिंदू उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। हिंदुओं के नरसंहार के अतिरिक्त इस ग्रुप ने स्थानीय पुलिस चौकियों और सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाया। इन आतंकी हमलों के बाद म्यांमार की सेना ने एक सफाई अभियान चलाया। UN द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार
म्यांमार सेना के इस अभियान में लगभग 10,000 रोहिंग्या मारे गए, 300 से अधिक गांवों को जला दिया गया और 7 लाख से अधिक रोहिंग्या मुस्लिम अपनी जान बचाकर बांग्लादेश और भारत जैसे पड़ोसी देशों की तरफ भागे। इसके पहले धीरे धीरे 10,000 रोहिंग्या पहले ही भारत और बांग्लादेश की तरफ कूच कर चुके थे। दोस्तों, इस तरह हजारों की संख्या में रोहिंग्या मुस्लिम भारत में प्रवेश करने लगे। वे लोग उन जंगली इलाकों से प्रवेश कर रहे थे जहां बॉर्डर खुला हुआ है। विशेषकर नॉर्थ ईस्ट के रास्ते से भारत में दाखिल होना उनके लिए आसान था, क्योंकि उनकी बोली भाषा एक जैसी थी। रोहिंग्या केवल म्यांमार से ही नहीं आए। जो रोहिंग्या बांग्लादेश चले गए थे वो भी अन्य बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ भारत में आने लगे। इससे कई राज्यों की डेमोग्राफी में तेजी के साथ बदलाव आया। भारत की सीमा में घुस आए रोहिंग्या ऐसे तो देश भर में फैले, परंतु मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और झारखंड जैसे राज्यों में बसाए गए। इसके अतिरिक्त उन्हें योजनाबद्ध तरीके से ऐसे हिंदू बहुल शहरों में बसाया गया जहां आसपास मुस्लिमों की ठीक ठाक संख्या हो, जैसे मथुरा, जम्मू, हैदराबाद, दिल्ली और नोएडा जैसे शहर। अलग अलग स्रोतों के अनुसार भारत में रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या 20,000 से लेकर 40,000 के बीच है। मित्रों, मथुरा और जम्मू जैसे हिंदू बहुल शहरों में कट्टर इस्लामवादी रोहिंग्याओं के बस जाने के कारण न सिर्फ जनसांख्यिकीय बदलाव देखने को मिल रहा है, बल्कि वहां अक्सर सामाजिक तनाव और कानून व्यवस्था की समस्या सामने आती रहती है। मित्रों, किसी भी शहर या गांव के पास बसने के लिए वे मुस्लिम बहुल इलाकों की तलाश करते हैं, ताकि उनके रहने से किसी को आपत्ति न हो। स्थानीय मुस्लिम न केवल उनके रहने का इंतजाम करते हैं, बल्कि फेक डॉक्यूमेंट बनवा कर भारत की नागरिकता हासिल करने में भी मदद करते हैं। इससे तेजी के साथ एक हिंदू बहुल क्षेत्र में डेमोग्राफी बदलने लगती है। बदलती डेमोग्राफी हिंदुओं के विरुद्ध आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी के साथ साथ राजनीतिक रूप से बड़े बदलाव लेकर आती है, जैसा कि 2024 के आम चुनावों में देखा गया। आपको लग रहा होगा मैं यूं ही मनगढ़ंत बातें किए जा रहा हूं। चलिए फिर आपको कुछ उदाहरण भी देते हैं। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मथुरा, अलीगढ़, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और सहारनपुर जैसे शहरों से 74 रोहिंग्या घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। ये सभी शहर हिंदू बहुल आबादी वाले हैं, लेकिन इनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं, जहां से इन रोहिंग्याओं को मदद मिल रही थी। उत्तर प्रदेश में 8 जुलाई 2023 तक 9,000 से अधिक रोहिंग्याओं के अवैध रूप से रहने का अनुमान है। वहीं पश्चिम बंगाल रोहिंग्याओं के लिए सबसे सुरक्षित पनाहगार है। यह स्थानीय मुस्लिमों के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, क्योंकि रोहिंग्या बांग्ला बोलते हैं। दूसरी बात, यहाँ की ममता सरकार मुस्लिमों पर विशेष मेहरबान रहती है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुस्लिम अपने देश के हैं या विदेशी, वे पीड़ित हैं या अपराधी। उन्हें केवल वोट बैंक नजर आता है, जिसका फायदा रोहिंग्या मुस्लिम उठाते हैं। परंतु वोट बैंक की राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण ने बंगाल को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। वहां की डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है और बहुसंख्यक हिंदू लगातार कम हो रहे हैं। मुस्लिम आबादी में विस्फोटक वृद्धि हो रही है। 1951 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी 78.45% थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 70.54% रह गई। दोस्तों, यदि पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान को ही देखें तो वहां अल्पसंख्यक, विशेषकर हिंदू, अब विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो कि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हुआ करते थे। वहीं भारत में बहुसंख्यक आबादी ही कम हो रही है। पश्चिम बंगाल की स्थिति और खराब इसलिए है कि वहां रोहिंग्याओं की संख्या का कोई हिसाब ही नहीं है और टीएमसी सरकार की मदद से उन्हें आसानी से स्थानीय आबादी में शामिल कर लिया जाता है। और केवल टीएमसी ही क्यों, कांग्रेस जैसी पार्टियां भी रोहिंग्याओं को लेकर उदारता दिखाती रही हैं। 29 जुलाई 2024 को ही रोहिंग्याओं को बसाने को लेकर एक खतरनाक खुलासा हुआ। यूपी एटीएस ने रायबरेली में एक ई सेवा केंद्र चलाने वाले जिशान अहमद को उसके सहयोगियों सुहैल, रियाज खान और विजय यादव के साथ गिरफ्तार किया। जिशान और उसके साथी रायबरेली और उसके आसपास बसने वाले हजारों संदिग्ध रोहिंग्याओं के लिए 19,000 से अधिक फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना चुके थे। स्थानीय लोगों के अनुसार इन दोनों ने अब तक 60 से 70 हजार फर्जी प्रमाण पत्र बनाए हैं। मित्रों, खेल कितना खतरनाक है उसे ऐसे समझिए कि रायबरेली के पलही गांव की कुल जनसंख्या 4500 है, जहां केवल एक मुस्लिम परिवार रहता है, परंतु गांव के पते पर 819 मुस्लिमों के जन्म प्रमाण पत्र बना दिए गए। आरोपितों से पूछताछ के दौरान एटीएस को एक बड़े नेटवर्क की जानकारी मिली। यह नेटवर्क बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुस्लिमों को जगह जगह बसाने में लगा हुआ है। कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, लखनऊ में भी इस तरह का खेल चल रहा है। यूपी एटीएस की जांच में अभी तक पता चला है कि पकड़ा गया सीएससी संचालक जिशान बसमोहरा है।
इस पूरे खेल का असली सूत्रधार कोई और है। सूत्रधार के इशारे पर ही यह सारा खेल हुआ है। दोस्तों, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी यदि कांग्रेस या सपा के लोग इसमें शामिल हों, क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिमों के वोटों का लालच उन्हें ही है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि छोटी छोटी बातों पर हंगामा करने वाले, पीएम मोदी को गाली देने वाले इतने बड़े मामले पर चुप्पी साधे बैठे हैं। मित्रों, रोहिंग्या मुस्लिमों की बढ़ती संख्या आम लोगों के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है, जिसका उपचार समय पर नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जहां भी रोहिंग्या बसे हुए हैं, उन राज्यों में आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हैं। गरीबी और बेरोजगारी के कारण ये लोग अक्सर स्थानीय मुस्लिम अपराधियों के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। जनवरी 2024 में हरियाणा के नूह से 3 रोहिंग्याओं को 2 लड़कियों की तस्करी और रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कई राज्यों में रोहिंग्या आबादी चोरी और हिंसा जैसे छोटे मोटे अपराधों के साथ साथ बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में भी शामिल रहे हैं। रोहिंग्या मुस्लिमों को आतंकवादी और कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े होने के लिए भी जाना जाता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते रहते हैं। क्योंकि भारत में घुसपैठ से पहले अधिकांश रोहिंग्या मुस्लिम अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी यानी ARSA और फलाहे इंसानियत जैसे आतंकी संगठनों के संपर्क में रहे हैं। फलाहे इंसानियत हाफिज सईद के लश्कर तैयबा का ही एक मुखौटा है, जबकि ARSA को पाकिस्तानी ISI द्वारा समर्थित माना जाता है। फलाहे इंसानियत जो लश्कर तैयबा का ही संगठन है, इसके लोग 2004 की सुनामी का फायदा उठाकर रोहिंग्या आबादी में घुसपैठ कर गए। बाद में बड़ी संख्या में रोहिंग्या आबादी के बांग्लादेश और भारत में प्रवेश के साथ वे इन देशों में भी प्रवेश कर गए। इस तरह रोहिंग्याओं के रूप में भारत में लश्कर तैयबा के स्लीपर सेल्स दाखिल हो चुके हैं, जो देश में आतंकी हमलों के लिए लश्कर तैयबा और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों को सहायता प्रदान करते रहते हैं। सितंबर 2017 में दिल्ली पुलिस ने अल-कायदा के आतंकवादी रहमान को गिरफ्तार किया था। रहमान भारत में रह रहे रोहिंग्या युवाओं की भर्ती आतंकी संगठन में करने के मिशन पर था। इस तरह हम पाते हैं कि भारत में बढ़ती रोहिंग्या आबादी न केवल देश के बहुसंख्यकों बल्कि देश की कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। भारत सरकार को शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करना होगा। हर बीतता दिन खतरे को नजदीक बुलाता जा रहा है। आज के लिए आज्ञा दीजिए, मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।